हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 4 यानी एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। लिखा है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। समझे कि नहीं। ये बात कहने का मतलब है कि आप लाइफ के किसी भी फेज़ में, ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हैं, आगे चल के जॉब करेंगे, किसी भी फेज़ में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो आप हमेशा अपने सोच के अनुसार लीजिए। भले ही वो हार्ड हो, लोगों से हटके हो, आपको उस डिसीजन में एकदम ही डाउट नहीं होना चाहिए। आप किसी भी क्राउड को देख के अपना डिसीजन को मत बदलिएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस। और प्रोसेस आपको पता ही है। क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखेगा, आपको वीडियो पॉज करके आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है, फिर एक्सप्लेनेशन को देखना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से कीजिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर एग्रीकल्चर है, मतलब काफ़ी छोटा छोटा चीज़ आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा है कि हाउ विल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न हेल्प। डाइवर्सिफिकेशन कैसे हेल्प करेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक क्रॉप को हटा के दूसरा क्रॉप ग्रो करना। तो इट विल सेव द इन्वायरमेंट। बताइए ये राइट है कि रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल राइट है। इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पीपल। हाँ, अगर आप सीरियल्स हटा के हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे वहाँ पे। इट विल इंक्रीज इनकम, फार्मर का इनकम भी बढ़ जाएगा। इट विल रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये श्योर नहीं हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और इट विल सप्लाई नाइट्रोजन टू द सॉइल। ये भी डिपेंड करेगा कि अगर आप लेगुमिनस क्रॉप ग्रो करें तो ही नाइट्रोजन सप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दोनों पूरा श्योर नहीं है, लेकिन ये 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि इन विच ऑफ द कंट्रीज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इज नोन एज रोका। किस कंट्री में इस एग्रीकल्चर को रोका के नाम से जाना जाता है, बताइए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। पहले भी बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे कि झूमिंग किस इंडिया के किस पार्ट में झूमिंग करके बुलाते हैं इसको। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम, मिजोरम, यहाँ पे इसको झूमिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, फिर मणिपुर में इसको पैमलू करके जानते हैं, और छत्तीसगढ़ में इसको डीपा करके बुलाते हैं। ठीक है, तो ये सारा नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ए एंड बी। यहाँ पे बी लिखा था। शुगर कैन क्रॉप है, आपको दिया हुआ है। पूछा है कि एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड, इसको रेनफॉल कितना चाहिए। क्लाइमेट इसको बता दिया गया है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये भी आप याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। और टेम्परेचर पूछा है आपसे इन डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो शुगर कैन को कितना रेनफॉल चाहिए, तो इसको चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर, इसके बीच में रेनफॉल चाहिए। और टेम्परेचर इसका होना चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं, छोटा छोटा बात आपको इसमें याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे। चलिए, और ये बात भी आप याद रखेंगे कि शुगर कैन को कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। मेज इज़ अ डैश क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन डैश डिग्री सेल्सियस। बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो मेज बताइए रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है। तो मेज एक खरीफ क्रॉप है। ऑप्शन नंबर ए नहीं तो सी में से कोई एक आंसर होने वाला है। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसको भी चाहिए 21 to 27। समझे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करें 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डू नॉट, ये आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे डू नॉट पूछा है। हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। नीचे सारा ही दाल का ऑप्शन है। तो बताइए कौन सा जो क्रॉप है इनमें से जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तूर या फिर अरहर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 का हो गया सी। चलिए 6 का आंसर कीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, नंबर 1 स्टेटमेंट है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। बिल्कुल राइट है। जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ पे लैंड होल्डिंग स्मॉल हो। ठीक है, लैंड का डिवीजन होते होते कम कम ज़मीन बचाएं, तो वहाँ पे इस टाइप का फार्मिंग किया जाता है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, काफ़ी ज़्यादा लेबर लगता है। बिल्कुल राइट है। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो ये भी राइट है यहाँ पे। ठीक है, 3 भी राइट है। आगे देखें, इट इज़ प्रैक्टिस इन वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो ये भी राइट है, यानी ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको एक्स्ट्रा पता चला होगा कि इंटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ध्यान रखेंगे, पहले बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे दिए। नंबर 7 देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया स्लैश एंड बर्न इज कॉल्ड झूमिंग। अभी इसका जिक्र किए थे हम, बताइए किस में इसको झूमिंग बोला जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, आसाम में। ठीक है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स द एसर्शन ये है, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये बात को कौन सा रीजन सही साबित करता है? प्लांटेशन कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का बीच का एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो देखिए, तो अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑल द प्रोडक्शन इज़ फॉर द मार्केट। प्लांटेशन खुद एक एग्रीकल्चर है और जितना भी इसमें प्रोड्यूस होता है वो सारा चीज़ इंडस्ट्री में भेजा जाता है। इंडस्ट्री को यहाँ पे मार्केट बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए प्लांटेशन इन दोनों का बीच का एक इंटरफेस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। समझे? चलिए 9 देखते हैं। पूछा गया है, द एग्रीकल्चर दैट इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स इज। ये किस टाइप का एग्रीकल्चर है? नाम से समझ में आ रहा है, प्रिमिटिव यहाँ पे भी है, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इजी था ये तो। चलिए 10 ट्राई कीजिए। वाई वॉज चंपारण मूवमेंट हेल्ड। चंपारण मूवमेंट कहाँ पे हुआ था बताइए? बिहार में हुआ था 1917 में। ये क्यों हुआ था? क्योंकि फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है ये। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको मजबूर किया गया इंडिगो ग्रो करने के लिए, इसलिए वो लोग फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे अपने फील्ड में। तो यही रीज़न से चंपारण मूवमेंट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और 11 पे आने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर आप अभी तक इस चैनल को यानी सीबीएसई गाइडेंस को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, और आपको आगे भी ऐसे वीडियोस और भी अच्छे क्वालिटी में, ठीक है, और भी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। और जिनको पता नहीं है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, तो उनको बता दें कि चैनल पर मैथ्स हो गया, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल वे में पढ़ा के रखा गया है। आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए या फिर वीडियो सेक्शन देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये। विंटर मंथ के टाइम में क्या मिल जाए? थोड़ा सा बारिश मिल जाए, यानी प्रेसिपिटेशन मिल जाए, तो रबी क्रॉप्स काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। और ये प्रेसिपिटेशन होता किस वजह से है? बिकॉज ऑफ वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 11 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ये तो बहुत ईजी है, ये आपको आना चाहिए। लिखा है कि राइस इज अ डैश क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन ओडिशा इट इज़ अ डैश क्रॉप। ऑप्शन है कमर्शियल सब्सिस्टेंस। इस टाइप से कमर्शियल मतलब वो क्रॉप को बेचा जाता है, सब्सिस्टेंस मतलब जो भी ग्रो किया जाता है उसको खा लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हरियाणा पंजाब में ये कमर्शियल क्रॉप है, राइस बिल्कुल राइट है। लेकिन ओडिशा में ये क्या है? सब्सिस्टेंस क्रॉप है। समझे? ये ओडिशा यहाँ पे नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे ब्लैंक दे दे। ठीक है, और यहाँ पे सब्सिस्टेंस लिखा रहे, तो किस स्टेट में राइस जो है वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, तो ओडिशा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 13 देखिए। लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी टेबल है। क्रॉपिंग सीजन खरीफ लिखा है, रबी लिखा है। सोइंग पीरियड, खरीफ को ऑनसेट ऑफ मानसून में सो किया जाता है। रबी को कब सो किया जाता है? तो ये ऑनसेट ऑफ विंटर, यानी अक्टूबर दिसंबर ऑनसेट ऑफ विंटर, अक्टूबर दिसंबर ऑनसेट ऑफ विंटर। समर मंथ तो नहीं होगा, समर मंथ नहीं होगा। चलिए एक तो मिल गया। और यहाँ पे है हार्वेस्टिंग पीरियड, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है और ये अप्रैल जून तक हार्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन है, इसमें रबी क्रॉप्स का एग्जांपल दिया है वीट, बार्ली, ग्राम। खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल आपको देना है, तो क्या होगा? वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर नहीं, पैडी, मेज, बाजरा, अरहर, ये सब खरीफ क्रॉप है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये सब अब जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, ये सब ज़ैद सीजन में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ट्राई कीजिए। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया दाल खाने में एक नंबर है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है, तो फर्स्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 15, ज्वार इज़ अ रेनफेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच नीड्स डैश इरीगेशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर आप एनसीईआरटी लैंग्वेज के हिसाब से जाए तो बुक में लिखा है हार्डली। हार्डली यानी
बहुत ही कम, तो यहाँ पे हम लेस टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर 16, आइडेंटिफाई द मूवमेंट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इतना पढ़ते ही हमारे दिमाग में कौन सा मूवमेंट आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, भूदान मूवमेंट। ठीक है, और भी इसका फीचर देख लेते हैं। वॉज अ वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इनिशिएटेड बाई विनोबा भावे। दिस मूवमेंट अटेम्प्टेड टू परसुएड वेल्दी लैंड ओनर्स टू वॉलंटरीली गिव अ परसेंटेज ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीपल। ठीक है, इनको मनाया गया कि आप लोग अपना ज़मीन गरीब लोग को दे दीजिए, इसी को बोलते हैं भूदान मूवमेंट। चलिए 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17, वेयर वॉज द चंपारण मूवमेंट हेल्ड। अभी आपको बताएं कहाँ पे? बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, और कब हुआ था? 1917 में। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड इन इंडिया इज ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। रबी खरीफ दोनों में ग्रो किया जाता है, तो ये है कैस्टर्ड सीड। ठीक है, और ये जो ऑयल सीड है वो कितना परसेंट एरिया पे ग्रो किया जाता है? तो जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% एरिया। ठीक है, जितना एरिया पे भी ग्रो किया जाता है उसका 12% एरिया में सिर्फ ऑयल सीड ग्रो किया जाता है। ये डेटा आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए, द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स इज कॉल्ड। इस प्राइस को क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP, ऑप्शन नंबर सी। 20, over the years cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of। तो कल्टीवेशन मेथड चेंज हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट। 21, व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड। ये जो न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड जो इन्वेंट किया जाता है, इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है? तो इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू सुनते ही ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाता है। बताइए किसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है? तो बिल्कुल सही कहा आपने, मिलेट्स का। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन कहा जाता है। इसके अंदर कौन से क्रॉप आते हैं? तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इन तीनों में से जो रागी है, रागी क्या क्या चीज़ में रिच है? तो ये जो है आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ में काफ़ी रिच होता है ये। और रफेज भी होता है इसमें, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा आपको। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉफ़ी ग्रोन द मोस्ट। कॉफ़ी कहाँ पे ग्रो किया जाता है? तो कॉफ़ी के लिए कर्नाटका बहुत फेमस है। और एक बात हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि इस MCQ सेशन में हम वो सब क्वेश्चन नहीं लिए हैं जिसमें ये पूछा जाए कि कौन सा क्रॉप कौन से स्टेट में ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि वो सब क्वेश्चन मैप में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैप वाला वीडियो एक बार देख लेना है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और ऊपर आई बटन में भी दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में बताए हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या मैप का क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वो आप एक बार देख लेंगे तो काफ़ी होगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 पे। किसान क्रेडिट कार्ड KCC और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द डैश फॉर द बेनिफिट ऑफ डैश। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके बेनिफिट के लिए? फार्मर्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। समझे कि नहीं? एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी अलग से पूछ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 25 देखिए, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीज आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किस टाइप के क्रॉप है? तो ये है रबी क्रॉप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 26, वाई इज़ देयर इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। लैंड पे प्रेशर क्यों होता है? एक ही रीज़न है, लैंड होल्डिंग स्मॉल होना। मतलब ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन ऑफ लैंड, लैंड होल्डिंग स्मॉल हो जाता है, जिससे लैंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए 27, रीड द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप नेम है रबर राइस। टेम्परेचर रिक्वायर्ड, रबर को अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, राइस को कितना चाहिए बताइए आप। रेनफॉल पूछा है, रेनफॉल में ए लिखा हुआ है, तो रबर को रेनफॉल कितना चाहिए वो बताइए, और राइस को रेनफॉल अबव 100 चाहिए। तो बता दें आपको रबर को कितना चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, और राइस को जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो रहा है। 28,
इसमें लिखा है कि हाउ हैज़ इट बिकम पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एस पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यहाँ पे भी राइस कैसे ग्रो कर लिया गया, क्योंकि राइस को तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कैनल इरीगेशन और ट्यूबवेल का वजह से यहाँ पे राइस ग्रो कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 28 का। 29 मैच द फॉलोइंग करना है आपको। चलिए, ये सबसे टफ क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे लगता है इस पूरे एमसीक्यू में। करके दिखाइए कैसे होगा ये। सबसे पहले है, चलिए राइस ज़्यादा फेमिलियर है, राइस से शुरुआत करते हैं। राइस को टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और बारिश भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड नहीं चाहिए, ये तो नहीं होगा। हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल, हाँ इसको सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल चाहिए, तो बी का 4 होने वाला है, ठीक है। बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पे हम हाई ऑल्टीट्यूड पढ़े थे, तो हाई हिल्स में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो आप बोलेंगे टी, ठीक है। डी का 3 होने वाला है, तो बस यहीं से हमें समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी मिलेट्स और बार्ले का भी आप याद रखेंगे। मिलेट्स को क्या चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विथ पुअर सॉइल भी चलेगा इसको, ठीक है, इसलिए इसको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, लेकिन काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। और बार्ले का क्या हो जाएगा, कूल क्लाइमेट विथ पुअर सॉइल, ठीक है। चलिए नंबर 30 देखिए, बाजरा ग्रोज ऑन डैश सॉइल। बाजरा भी एक मिलेट है, ज्वार बाजरा रागी, ठीक है। ये कैसा सॉइल में ग्रो कर सकता है, तो सैंडी सॉइल्स, शैलो ब्लैक सॉइल इसमें भी ग्रो कर सकता है। और एक बात तो आपको पता होगा कि ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा क्रॉप कौन सा ग्रो करता है, कॉटन, ठीक है। चलिए 30 का हो गया ए। और ये ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र ये सब में पाया जाता है। 31 मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड आर रिच इन, किस चीज़ में रिच होता है, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, खासकर से रागी, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 32 एसर्शन रीजन है। एसर्शन में लिखा है कि अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स कुड नॉट कम्पीट विद इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी एंड एक्सपेंसिव प्राइजेस। ये भी बिल्कुल राइट है, यही नया चैलेंज इनको फेस करना पड़ रहा है। तो ए एंड आर दोनों ही ट्रू है, और ये रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए 33 देखिए, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली -% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि ऑयल सीड्स कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 12% एरिया, ठीक है, टोटल क्रॉप एरिया का। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको टी क्रॉप के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा करेक्ट है वो पहचानना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बिल्कुल राइट है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कि एक बड़े प्लॉट ऑफ लैंड पे एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाता है, ठीक है। नंबर 2, टी इज एन इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप। बिल्कुल राइट है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द पोर्चुगीज। नहीं, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। 2 गलत हो गया। नंबर 3, टी कल्टीवेशन रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। बिल्कुल राइट है। और टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रेस्टोर इट्स फ्रेशनेस। ये भी बिल्कुल राइट है। तो सब राइट है 2 को छोड़ के, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 35 इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन 3 times इन अ ईयर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस अमन बोरो इन द स्टेट्स लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। समझ ही गए, बहुत ईजी, पैडी को बोलते हैं ये, ठीक है। 36 jute grows well on well drained dash soils in the flood plains where soils are renewed every year. Dash temperature is required during the time of growth. बताइए क्या होगा, कैसा सॉइल में ग्रो करेगा। बिल्कुल जाहिर सा बात है, फर्टाइल सॉइल में ग्रो करेगा। और टेम्परेचर कैसा चाहिए, जूट को काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। कौन से स्टेट में अच्छा ग्रो करता है ये, वेस्ट बंगाल में। तो 36 का बी हो रहा है। नंबर 37 लिखा है कि विच एग्रीकल्चर इज़ मच इन वोग टूडे विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर। इन वोग का मतलब इन फैशन, मतलब कौन सा एग्रीकल्चर ज़्यादा अभी ट्रेंड में, ज़्यादा प्रचलित है। तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सब नहीं यूज़ किया जाता है। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उसी के यूज़ करके खेती किया जाता है, तो इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 38 In today's world, dash revolution is the key word for revolution in agricultural production. It is based on genetic engineering. Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing
न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, इसी के ऊपर से क्वेश्चन हम लोग अभी देख चुके हैं। तो ये किस टाइप का रिवोल्यूशन है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जीन रिवोल्यूशन है ये, ठीक है। 38 का ए हो जाएगा। 39 इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम डैश टू डैश क्रॉप्स। अभी ये लोग सीरियल्स ग्रो कर रहे हैं, तो सीरियल से शिफ्ट करके कहाँ जाना है? हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाना है, जैसे कि जेट्रोफा, जोजोबा, ये सब हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 39 हो गया। चलिए 40 देखते हैं। जेट्रोफा एंड जोजोबा आर, ये कैसे क्रॉप है बताइए? तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी दिए हैं तो आप बिल्कुल राइट है, बायोडीजल क्रॉप से ये, ठीक है। चलिए 41 देखिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे जूट के बारे में दिया है स्टेटमेंट्स। नंबर 1, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम पार्ट ऑफ जूट प्लांट। बताइए राइट है कि रॉन्ग? बिल्कुल राइट है। एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ जूट, ये बताइए राइट है कि रॉन्ग है? तो ये भी राइट है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली द नायलन। नायलन इसको काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। तो बस ये हो गया टोटल 41 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपका ठीक ठाक सा रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर इतना मतलब फुल ऑफ फैक्ट से भरा हुआ है और बहुत सारा चीज़ आपको याद करना है कि सारा चीज़ का एमसीक्यू बना के नहीं डाल सकते। एमसीक्यू डालेंगे तो बहुत सारा एमसीक्यू बन जाएगा। जितना हो सके, जितना क्वालिटी एमसीक्यू हो सकता था वो हम यहाँ पे डालने की कोशिश किए हैं, ठीक है। आपको एक बार फिर भी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ के जाना है, और जिनको इस चैप्टर में डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो उनको हम रेकमेंड करेंगे कि आप एक बार इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और ऊपर आई बटन में भी दे रहे हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं एक बार, ठीक है। और वीडियो एंड करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको पता मैच करना है कि कौन सा क्रॉप किस स्टेट में ग्रो करता है। तो सही तरीके से मैच कीजिएगा और जो ऑप्शन है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और आपने इस 41 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।